गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इवोल्यूशन जो टॉपिक है उसे पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन उस चेंज को बोला जाता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म में हुआ हो। जैसे आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व हुए हैं एनिमल्स से, और एनिमल्स में भी किससे? जैसे कि मंकी, एप्स, इनसे। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं इवॉल्व होना, इवोल्यूशन। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं इवोल्यूशन कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और ये चेंजेस बहुत ही धीरे से आते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक से किसी में चेंज आ गया और वो इवॉल्व हो गया। अचानक से चेंज नहीं आते, धीरे धीरे से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना शुरू करता है अपने सर्वाइवल के लिए। एक तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंजेस के साथ में वो आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। फिर ऑफ स्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन जो है चेंजेस आते रहते हैं धीरे 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 धीरे, और उससे क्या होता है? इवोल्यूशन का प्रोसीजर होता है। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में एग्जांपल दिया है बीटल्स का। बीटल्स होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स। उसमें जो उन्होंने केस लिया है वो है कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मीन्स कुछ बीटल्स में कलर का जो डिफरेंस था उसके बेसिस पर उनमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे ये है, फर्स्ट केस तो ये था कि जो सभी बीटल्स है वो रेड कलर की थी, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो जो एक थी वो ग्रीन कलर की थी। तो जो क्रो है, क्रो को रेड बीटल अलग से दिखाई दे रही थी घास पर, ग्रासेस पर। तो वो ईजिली उन्हें एक तरीके से बोल सकते हैं ईजिली उनका शिकार कर रहा था, फिर उन्हें खा रहा था, जिसकी वजह से रेड बीटल्स है उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो वो एक बीटल बची थी जो कि ग्रीन थी, अब ग्रीन ही कलर की तो वो बीटल है और ग्रीन ही कलर की ग्रास है, जिसकी वजह से क्रो को वो दिखाई नहीं दी, और वो जो उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो कंटिन्यूसली चलता रहा। तो उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, जो प्रोजेनी बनी ग्रीन बीटल की। उसके बाद में ये जो केस मैंने आपको बताया कि क्रो को वो दिखाई नहीं दी, ग्रीन बशेज मतलब घास के जैसा घास होता है ना, उसी उसी कलर की वो बीटल्स थी, जिसकी वजह से वो क्रो को दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की बीटल्स का जो कलर है वो इंक्रीज़ हो गया, और जो रेड कलर की बीटल्स का कलर है वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन हुई। इसमें फर्स्ट सिचुएशन का कंक्लूजन दिया हुआ है। देखिए, ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज, और दे वर नेचुरली सेलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बशेज। वो हरी घास में दिखाई नहीं दे रही थी, इस वजह से उन्हें नेचर ने सेलेक्ट करा, ऐसा कहा जा रहा है, और वो सर्वाइव कर पा रही थी, सर्वाइवल एडवांटेज मिली उन्हें। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाई क्रोज रिजल्टिंग इन अडेप्टेशन इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन एनवायरनमेंट। ये जो चेंजेस एक तरीके से जो ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इसी की वजह से बीटल्स जो है वो सर्वाइव कर पाई एनवायरनमेंट में। अगर नेचर इस तरीके से सेलेक्ट ना करता तो क्रो हर एक बीटल को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हर एक बीटल को अपना शिकार बना लेता, और इसकी वजह से क्या होता, बीटल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता, ना तो फिर ग्रीन बीटल्स बचती और ना ही रेड बीटल्स बचती। तो नेचर ने क्या करा, सेलेक्ट करा एक स्पीशीज़ को, और फिर वही आगे कंटिन्यू होती चली गई। उसके बाद में सेकंड सिचुएशन है, जो सेकंड सिचुएशन है वो भी सिमिलर बीटल का केस लिया गया है। ये एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है, इसलिए आप एक बार से नोट्स में पढ़ के देख लीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं सिचुएशन थर्ड। एक बार आप सिचुएशन थर्ड भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बीटल्स के केस पर ही बनाई गई है फ्लो चार्ट की हेल्प से, तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। फिर दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम एक तरीके से अपनी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में बाहर से लेते हैं, मीन्स सीखते हैं या फिर मतलब लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके थ्रू उनमें वो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये ऑफ स्प्रिंग में यानी कि प्रोजेनी में नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि
एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि कल मीन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि सपोज़ कीजिए किसी के पेरेंट्स में से मीन्स किसी के फादर जो है वो सिंगर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी सिंगर हो, क्योंकि उन्होंने जो ये सिंगिंग की कैपेसिटी है, कि सिंगिंग की एबिलिटी है, वो प्रैक्टिस करके सीखी है, तो वो ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगी ऑफस्प्रिंग में। इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं, और ये जो है ये एक तरीके से जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, जीन्स से रिलेटेड होते हैं, और ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो जो है वो वहाँ उस पॉपुलेशन में होता है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से नहीं बल्कि थोड़े बहुत अलग हों। उनमें क्या होता है, जो जीन्स हैं एक स्पीसीज़ के, वो दूसरी स्पीसीज़ में एक तरीके से थोड़े बहुत ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, मीन्स वेरिएशन आ जाती है, नई नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होना, इसे ही बोलते हैं जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और डायरेक्टली यही स्टेटमेंट आपको दे देंगे, और यहाँ पे जैसे अलील की जगह पर क्रोमोसोम कर दिया, मतलब इस तरीके से कुछ भी चेंज करके दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, इस तरीके से। तो आपको ये एग्जैक्टली डेफिनेशन भी याद रखनी है कुछ पॉइंट्स की। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचर सेलेक्ट करता है और सर्वाइवल में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग बीइंग के। उसके बाद में है जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाते हैं, मीन्स कोई भी जीन फ्लो नहीं हो पाता, वेरिएशंस नहीं आ पाती इतनी खास, मतलब जो होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। उसके बाद में यहाँ पे इस चैप्टर में दो टॉपिक है, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बेसिस पे तो सेम हो, स्ट्रक्चर और ओरिजिन के बेसिस पर तो सेम हो, मीन्स अगर हम उनकी एनाटॉमी को देखें या फिर उनकी स्ट्रक्चर देखें तो वो सिमिलर लगेगी, लेकिन उनका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, फोरलिम्ब ऑफ लिजार्ड, फोरलिम्ब ऑफ बर्ड एंड फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आप खुद ही देखिए कि जो इनकी स्ट्रक्चर है, ये जो चार एग्जाम्पल है, इन चारों की स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है। फ्रॉग जो है वो अपने फोरलिम्ब का यूज़ जंप करने के लिए करता है, लिजार्ड जो है वो फोरलिम्ब का यूज़ किस लिए करती है, ऐसे दीवार पे एक तरीके से चढ़ने के लिए करती है, और जो बर्ड के फोरलिम्ब है वो चलने के लिए यूज़ करती है, और जो एनिमल ह्यूमन बीइंग के जो फोरलिम्ब है वो काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चरल तो डिफरेंट है, मीन्स इनकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो डिफरेंट है, लेकिन जो उनके फंक्शन है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे है विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन के। तो आप देखिए दोनों के जो पंख है उनकी ओरिजिन डिफरेंट है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये वाले कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फंक्शन सेम है, उड़ने का काम करते हैं, फ्लाई करने का काम करते हैं। तो यही इसमें जो एनालोगस और होमोलोगस है इसका यही कॉन्सेप्ट है। इसके आपको एग्जाम्पल मेनली याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं और टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं, तो आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं, पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, मीन्स ऐसे कुछ एविडेंस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पे मतलब किसी भी जगह पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा, ऐसा कुछ जो उन ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष होते हैं उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म को हम फॉसिल्स बोलते हैं, और जो फॉसिल की स्टडी होती है उसे पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उन्हें पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं।
तो यहाँ पे कुछ फॉसिल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि ये एमोनाइट, ये इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है। ट्राइलोबाइट, ये भी इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है। इसी तरीके से एग्जांपल है। फिर बात आती है एज ऑफ फॉसिल की। सो फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे मिट्टी की जो परत है या फिर रॉक्स वगैरह हैं उनमें दबे रहते हैं। तो जितना गहरा फॉसिल हमें मिलेगा, मीन्स जितनी नीचे की परत से हमें फॉसिल मिलेगा सॉइल की, उतना ही वो पुराना होगा। जितना ऊपर मिलेगा उतना ही क्या होगा, वो नया होगा। मीन्स उतने ही कम साल पहले वो ऑर्गेनिज्म रहा होगा उस जगह पर। और एक होता है C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग की हेल्प से भी, रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से भी हम किसी भी फॉसिल की जो एक तरीके से फॉसिल्स के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। हम कार्बन डेटिंग एक प्रोसीजर है, ये पूछ लिया जाता है कि कोई भी ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि हेल्प करता है फॉसिल्स की एज के बारे में जानने में, फॉसिल्स कौन से ऑर्गेनिज्म का है इस बारे में जानने में। तो वो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके बाद में है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में है, जैसे कि फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आइज़। इवोल्यूशन ऑफ आइज़ में बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो फ्लैटवर्म होते हैं उनके पास में रूडिमेंट्री आइज़ होती है, इंसेक्ट्स के पास में कंपाउंड आइज़ होती हैं, और ह्यूमन के पास में बाइनोक्यूलर आइज़ होती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके के अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, वही उसके पास में होता है। और अगर ऐसा कोई ऑर्गन है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका यूज़ हम नहीं कर रहे, तो उस ऑर्गन का क्या होगा, वो ऑर्गन थोड़े से टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में से, जिसका हम यूज़ नहीं करते, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। नेक्स्ट है इसमें इवोल्यूशन ऑफ फेदर। इवोल्यूशन ऑफ फेदर में बेसिकली ये है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एडेप्टेशन के साथ में फेदर का यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर कोई बर्ड है, वो कोल्ड वेदर में रहती है, तो वहाँ पे फेदर जो है इंसुलेशन का काम करेंगे उस बर्ड के लिए, और साथ ही साथ में उड़ने में भी हेल्प करेंगे। जैसे कि जो डायनासोर है, डायनासोर के फेदर्स तो होते हैं, लेकिन वो उसे फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते, हो सकता है वो उसे किसी और चीज़ में हेल्प करते हों। तो इस तरीके से अलग फंक्शनल एडवांटेजेस के बेसिस पर भी इवोल्यूशन होता है फेदर्स का। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। नेचुरल सिलेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। तो जो ह्यूमन होते हैं वो एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, उनकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। वो खुद के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को ढालने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उसी में से एक ही है, सपोज़ कीजिए किसी प्लांट की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन को ज़्यादा अमाउंट में, कि वो किसी भी नीड के लिए हो सकती है, क्योंकि प्लांट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो बेसिकली होगा क्या, आप जो वो ह्यूमन है, जो वो इंसान है, या फिर कोई भी साइंटिस्ट बोल सकते हैं, कोई भी इंसान है, तो वो क्या करेगा, उस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि उस प्लांट की सिर्फ वही स्पीसीज़ फिर कुछ टाइम बाद बचे, बाकी सारी स्पीसीज़ क्या हो, बाकी सारी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाए। तो उससे क्या होगा कि अब की बार नेचर ने सेलेक्ट नहीं करा कुछ, अब की बार ये ह्यूमन ने सेलेक्ट करा है। और जब ह्यूमंस कुछ भी करते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल होता है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोला जाता है उसे। जैसे कि जो वाइल्ड कैबेज है, वाइल्ड कैबेज को अलग अलग एक तरीके से उसमें उसकी वेराइटीज़ में, उसकी स्पीसीज़ में कई सारे चेंज करे गए, उसकी नई नई ब्रीड बनाई गई। तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मीन्स ह्यूमन जो चेंजेस कर रहा है। जैसे कि वीट की भी कई सारी वेराइटीज़ बनाई गई है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हेल्प से। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी।
Molecular phylogeny is based on the idea that changes in DNA during reproduction are the basis event in evolution. आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूलर वर्ड हमेशा जीन्स वगैरह से रिलेटेड होता है, जीन्स से, जेनेटिक कोड से, डीएनए से, आरएनए से, इनसे। तो जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो चेंजेस डीएनए में होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, उसी वजह से इवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते, बहुत डिफरेंस होता है उनमें, उनके डीएनए में भी डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा माना जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, या फिर बोल सकते हैं कई सारी टूल्स हैं जो कि यूज़ करी जा सकती हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग, फॉसिल्स और डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट है ह्यूमन में इवोल्यूशन एक तरीके से अर्थ में कहाँ कहाँ पर हुआ, या फिर पहले से ऐसा एक तरीके से ये जानने की बात हो रही है यहाँ पे कि स्टार्टिंग में ह्यूमन सबसे पहले कहाँ पढ़े जाते हैं, कि मीन्स कहाँ पे ओरिजिन हुआ है ह्यूमन का। तो अफ्रीका में माना जाता है कि जो ह्यूमन है वो सबसे पहले अफ्रीका में अराइज हुए थे ह्यूमन अफ्रीका में। अब और भी कई जगह हुए हैं जैसे कि फिलिप्स, अफ्रीका, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आप का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प होगी इससे। तो फर्स्ट है जीन। जीन जो टर्म है वो मेंडल ने जीन के प्लेस पे फैक्टर का यूज़ करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो जीन होती है वो यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। जीन जो है वो यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। अलील, अ पेयर ऑफ जीन दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आप ना एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे अलील है, अलील का एग्जाम्पल ध्यान रखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्या है, अलील है, तो आप ध्यान रख पाओगे। उसके बाद में हेट्रोजाइगस वो कंडीशन होती है जब जो जीन्स होते हैं किसी कैरेक्टर के वो अलग अलग हो। जैसे कि हाइट के जीन वो भी टॉलनेस के, वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, अलग अलग है दोनों। होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जब सेम हो, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। डोमिनेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डोमिनेंट होता है जो छप जाता है, मीन्स जो दूसरों को सप्रेस कर दे, दूसरों को छिपा दे। रेसेसिव जो होता है वो छिप जाता है, और अगर जो दोनों के दोनों जीन्स अगर किसी कैरेक्टर के रेसेसिव है तभी वो शो होगा। मीन्स अगर स्मॉल टी है तभी ड्वार्फनेस कैरेक्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद में है जीनोटाइप होता है एक तरीके से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जीन्स के बारे में जब हम देखते हैं, अगर किसी जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अगर बात करें टॉलनेस और ड्वार्फनेस की, तो टॉलनेस में कैपिटल टी जो है वो जीनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो जीनोटाइप है किसका, टॉलनेस का। और ड्वार्फनेस का कौन है, स्मॉल टी। तो ये तो जीनोटाइप हो गया। अगर बात करें कि कौन सा प्लांट लंबा है, मीन्स टॉल है, कौन सा ड्वार्फ है, तो वो होगा उसका फिनोटाइप। मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रो इवोल्यूशन होता है बहुत ही छोटी स्केल में इवोल्यूशन होना, मतलब बहुत छोटे से अमाउंट में इवोल्यूशन होना। स्पीसीज होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो स्पीसीज होती है वो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के जो एक जैसे हों। एक जैसे का मतलब ये नहीं कि जुड़वा हो, जैसे कि ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज़ है। जो ह्यूमन है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को एक तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम होती है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
जिसमें कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है सेल की। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ट्रेट जो होते हैं ना, ये कि टोलनेस का ट्रेट है, ड्वार्फनेस का ट्रेट है, ये सब कोडेड फॉर्म में होते हैं, जेनेटिक कोड की फॉर्म में होते हैं, और ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये पूरा चैप्टर है ये पढ़ना है पीडीएफ से, फिर इसके बाद में इसके जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में अटैच किए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जब मैं कराऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक जब कराऊंगी, उसकी पीडीएफ के साथ में इसकी आंसर की अटैच कर दूंगी, वहाँ से मैच कर लीजिएगा। तब तक आपको इसे अच्छे से रिवाइज़ करना है, और साथ साथ जो 2 टॉपिक हम प्रीवियसली कर चुके हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना तो ज़रूरी होता है, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए।